अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक खूबसूरत और नई सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है दिल मोम हुआ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं ब्याह कर ससुराल आई तो उसे अपने ससुराल में देखा। कौन है ये? मैंने बड़ी भाभी से पूछा। ये कौन? शर्मिली। उन्होंने शर्मिली की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा। हाँ, मेरी नज़रें उस लड़की पर ही टिक कर रह गई थी। मैं शर्मिली हूँ, बड़ी भाभी के साथ उनके मायके से आई हूँ, उनकी खिदमत गुजार हूँ। आपकी भी खिदमत गुजारी कर दिया करूँगी, शर्मिली कुशन सोफे पर रखते हुए बताने लगी। मैं उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। अरे चलो जाओ, अपना काम करो, जब देखो बकबक बकबक करती रहती है। बड़ी भाभी ने उसे झड़प लगाई तो वो कमरे से बाहर निकल गई। इस छोटे से मुलाकात ने मुझे ये समझा दिया था कि ये शर्मिली बड़ी भाभी के हुक्म की पाबंद है। भाभी, इसकी शादी नहीं हुई अब तक? मैंने धीमे लहजे में पूछा। अरे भाई, शादी का क्या है, वो भी हो जाएगी, बस ज़रा ढंग का लड़का मिल जाए। बड़ी भाभी ने तकिए को कमर पर बराबर करते हुए पलंग से टेक लगा लिया और आराम से लत कर बैठ गई। ढंग का लड़का? मैंने नासमझी से उन्हें देखा। हाँ, ज़रा अच्छा सा मिल जाए तो कर दूंगी। मैंने देखा भाभी के तेवर बदल रहे थे, मगर मैंने अपना मौजू नहीं बदला। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर खोज रही हैं आप? मैं खुशी से मुस्कुराकर पूछ रही थी। अरे नहीं, इसकी किस्मत में डॉक्टर इंजीनियर कहाँ लिखे होंगे भला, बस खाता पीता लड़का मिल जाए, भाभी ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा, अब समझी, साफ साफ बताया करे मुझे, मैं देर से समझ पाती हूँ। बस ऐसा कह देती कि कोई काम चलाऊ लड़का मिल जाए तो इसकी शादी कर दूंगी। मेरा मीठा सा लहजा भी उन्हें तीखा लगा था। जब ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये चली जाएगी तो घर का कामकाज कौन संभालेगा? हाँ हाँ, ये भी सही है, मगर कहीं घर के काम काज निकालने के चक्कर में इसकी शादी की उम्र ना निकल जाए। मेरा लहजा अब भी तीखा था। मैं अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ रुकने का मतलब था भाभी का मक्खन लगा वो जुमला सुनना जो आखिर में ये साबित कर देता कि शादी में देर होना शर्मिली की किस्मत है, उनका कसूर नहीं। फिर मुझे ये समझते ज़्यादा दिन नहीं लगा कि शर्मिली के दम से ही इस घर का निज़ाम चल रहा है। सुबह से शाम और शाम से रात तक हर काम के लिए शर्मिली हाजिर थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। आता भी क्यों नहीं, मैं एक गरीब घराने की लड़की जो थी, शायद पढ़ी लिखी न होती तो आज मेरी भी शर्मिली जैसी ही हालत होती। मैं भी किसी के हुक्म पर दौड़ रही होती, मगर अल्लाह वालिद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जिन्होंने गरीबी में भी पढ़ाई की अहमियत को समझा और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा दिया था। मैंने नेट निकाला था और अल्लाह के करम से अब एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, जबकि भाईजान पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। हमदान भाईजान के बहुत अच्छे दोस्त थे। हमदान के वालिद साहब का लाखों का कारोबार था, जबकि मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। भाईजान और हमदान की दोस्ती उस वक्त की थी जब हमदान के वालिद साहब हमारे ही मोहल्ला में रहा करते थे। फिर अचानक हमदान के वालिद साहब बैरून मुल्क चले गए और देखते देखते उन लोगों के हालात बदल गए। 5 साल बैरून ममालिक में रहने के बाद जब वो वापस आए तो टायर का कारोबार शुरू कर लिया। अब हमदान के वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनका कारोबार आज काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा था और अब हमदान और उनके बड़े भाईजान इस कारोबार को संभाल रहे थे। मेरे घर आते जाते पता नहीं कब हमदान को मैं अच्छी लगने लगी। मुझे तो खबर ही नहीं हुई। उन दिनों ज़ोर शोर से हमदान के लिए लड़कियां देखी जा रही थी।
मगर बड़ी भाभी को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें उनकी तरह ही बड़े घर की लड़की चाहिए थी। मगर हमदान को मैं पसंद थी, इसलिए जैसे ही मुझे गेस्ट टीचर के तौर पर कॉलेज में रख लिया गया तो एक दिन हमदान ने बड़े भैया और भाभी को मेरे बारे में बताया। भाभी और भैया पहले तो तैयार नहीं हुए, मगर फिर हमदान की पसंद के आगे हार मान गए और मेरी हमदान से शादी हो गई। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मैं अक्सर भाभी से शर्मिली की शादी का जिक्र छेड़ दिया करती थी। मुझे लगा करता था कि शायद शर्मिली के वालिदैन जिंदा होते तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती, और यहाँ भाभी को उसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। शर्मिली एक हंसमुख सी चंचल लड़की थी। 10 साल पहले जब बड़े भैया की शादी हुई थी उस वक्त शर्मिली 16-17 साल की रही होगी जब भाभी ने उसे अपने मैके से लाया था। मुझे लगा करता था जैसे इसमें शर्मिली से ही रौनक है, जैसे इस घर में शर्मिली से ही रौनक है, क्योंकि हमदान की अम्मी तो काफ़ी पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी और वालिद साहब को गुजरे भी 5 साल हो गए थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती तो मेरी वापसी दोपहर 3 बजे ही होती थी। भाभी ज़रा आराम पसंद थीं, ज़रूरत पड़ने पर ही अपने कमरे से बाहर आती, वरना अपने कमरे में टीवी के सीरियल देखकर या शर्मिली पर हुक्म चलाकर वक्त गुजार लेती। अब बचे बड़े भैया और हमदान तो उन्हें कारोबार से बहुत कम ही फुर्सत मिलती थी घर की रौनक बनने के लिए। अब एक शर्मिली ही थी जिससे इस घर में रौनक थी। हर वक्त हंसता मुस्कुराता सा चेहरा लिए अपने काम में लगी रहती थी। ना आराम का शौक़ था उसे और न कभी मुंह बनाया करती थी। उसे देखकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती और बस यही दुआ करती, अल्लाह इसकी शादी करवा दे। मैं रात ही 2 दिन के सेमिनार से वापस आई थी। थकावट की वजह से सुबह जल्द उठ नहीं पाई थी। जब मेरी आँख खुली हमदान जा चुके थे। मैं नहाकर सीधी चाय के लिए किचन में आई तो चॉपर बोर्ड पर तेज़ी से सब्जी काटती शर्मिली पर नज़र पड़ गई, जो खिलाफ तौक़ा आज कुछ चुप सी थी। मैं उसे मुखातिब करने की गर्ज से बोली, शर्मिली, नाम तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। हाँ, काश नाम की तरह मेरी किस्मत भी खूबसूरत होती। उसने अफसरदगी से मुस्कुराकर मुझे देखा। किस्मत खूबसूरत होते देर नहीं लगती। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। छोटी भाभी, इतनी मीठी बातें मत किया करें। हम गरीबों की किस्मत अगर खूबसूरत हो जाए तो फिर क्या कहना। उसकी आंखें झिलमिला गईं। क्या हुआ? मैंने हैरानी से उसकी आंखों में देखा जहां नमी तैर रही थी। कुछ नहीं, वो आंचल से आंखों को साफ करने लगी। नवाल, कहाँ हो तुम? बड़ी भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं चाय का कप लिए किचन से निकल आई। बड़ी भाभी बनी सॉरी खड़ी थी। लो, तुम यहाँ किचन में हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गई थी। उन्होंने सोने की चूड़ियों से सजे अपने हाथों को इशारतन मेरे कमरे की तरफ घुमाया। कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने सर से पैर तक उन्हें देखा। शर्मिली की शादी की बात करने। उनकी आवाज़ में फतह की खुशी थी। मैंने चाय की चुस्की ही भरी थी जो उनके इस जुमले पर फव्वारे की तरह मेरे मुंह से निकल गया। यानी मेरी बात पर क्या कहा? रिश्ते की बात करनी। मैंने चाय का कप सामने पड़ी मेज़ पर रख दिया। अरे हाँ, वो अपने यहाँ माली है ना, जिसकी बीवी 2 साल पहले गुजर गई थी। सोच रही हूँ उसी से ब्याह दूँ शर्मिली को। 2 बच्चे हैं उसके, कहीं जाएगी भी नहीं, हमारा काम भी होता रहेगा और उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई शर्मिली क्यों रो रही थी। शर्मिली से पूछ तो लिया है ना आपने? मैं उनके सामने खड़ी थी। पूछना कैसा? माँ बाप तो रहे नहीं उसके, ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। लड़का देखा भाला है, सास ननद के झमेले नहीं हैं। और क्या? भाभी तनी तनी सी खड़ी थी। वो तो ठीक है भाभी, मगर 2 बच्चे और शर्मिली से दुगनी उम्र का शराफत अली सास ननद के झमेले पर भारी पड़ रहा है। शर्मिली को सास ननद के झमेले शायद पसंद हों, शराफत अली से शादी नहीं। उससे पूछ तो लें।
मैं इल्तिजाई बनी उनके सामने खड़ी थी। पूछा था मैंने उससे, जवाब में आंसू निकाल रही थी वो। भाभी ने बुरा सा मुंह बना लिया। तो फिर छोड़ दें, कोई दूसरा लड़का देखें, उसे ये रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने साफ लफ्ज़ों में शर्मिली की तरफ से इनकार कर दिया। तुम तो उसकी तरफदारी करने खड़ी हो गई हो। बड़ी भाभी ने अपनी आवाज़ कदर धीमी कर ली और मुझे समझाने लगी, अरे इसको शादी के लिए तैयार करो। वो अगर इस घर से चली गई तो इतने बड़े घर को कौन संभालेगा। भाभी, मैं शर्मिली के साथ हूँ। मैंने उनकी बात काट दी। वो इस घर की खिदमत गुजार है। पल पल ख्याल रखा है उसने यहाँ के लोगों का। आपके बच्चे पाले हैं, आपके हाथ पैर दबाए हैं, इस घर को अपना घर समझा है। इस घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है जिसे वो निभा रही है। कभी उफ नहीं किया उसने, कभी जबान नहीं चलाई, कभी जिद नहीं मचाया। उसे पता है कि वो इस घर की खिदमत गुजार है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और आप उसकी शादी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। मेरा लहजा तीखा हो गया था। देखो नवाल, भाभी मेरा तेवर भांप कर गुस्से में बोली, मैंने कह दिया तो कह दिया, शादी तो शर्मिली को शराफत अली से ही करनी पड़ेगी। बड़ी भाभी पैर पटकती निकल गई और मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई। भाभी के तेवर बता रहे थे कि वो जो कह रही हैं कर गुजरेंगी। दूसरे दिन सुबह एक शोर सा मचा हुआ था घर में। शर्मिली के नाम की गूंज मची थी। मैं और हमदान अपने कमरे में सो रहे थे। शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने हमदान को जगाया और भागते हुए दोनों बाहर आए तो पता चला शर्मिली घर में नहीं है। कहाँ गई होगी? मैं घबरा गई। शर्मिली का रोता हुआ चेहरा मेरी नज़रों में घूमने लगा। एक मजबूर सी, नाजुक सी लड़की, प्यारी प्यारी सी गरीब लड़की शर्मिली। मैं रो पड़ी। कहाँ गई होगी? मैंने आंसुओं के दरमियान हमदान से पूछा। वो हैरान से खड़े थे। बड़ी भाभी और भैया भी अफसरदा चेहरा लिए हाल में रखे सोफे पर बैठे हुए थे। आप गाड़ी निकालें, पुलिस को खबर करें, प्लीज़ उसे ढूंढें। मैं हमदान का हाथ पकड़ रो पड़ी। बड़ी भाभी मेरी हालत देखकर हैरान थीं। ये इसे क्या हो गया? नवाल, खुद को संभालो। बड़ी भाभी ने करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और कदर ऊंची आवाज़ में उनसे मुखातिब हुई, भाभी, ये सब आपका किया धरा है। क्या ज़रूरत है शराफत अली के साथ उसकी शादी करवाने की, बात करने की? अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ के चक्कर में एक 50 साल के मर्द उसके लिए पसंद कर लिया। भागना तो था ही उसे, सो भाग गई। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। भाभी परेशान सी मेरा बदला हुआ रूप देखकर पसीना पसीना हो रही थी। आप गाड़ी निकालें, पुलिस स्टेशन चलें। मैं वापस से हमदान की तरफ मुड़ी जो हाथ बांधे खड़े थे। मुझे और भाभी को देख रहे थे। मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही थी। मैं हमदान का हाथ पकड़े गैरेज की तरफ जाने लगी। बड़ी भाभी ने दौड़ कर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे नवाल, ऐसा गज़ब ना करो। मेरी तौबा, मैं बाज आई ऐसी ज़बरदस्ती की शादी से। मेहरबानी करके पुलिस के पास मत जाओ। मेरी इस हरकत पर भाभी के हाथ पैर फूल गए। क्यों ना जाऊं? मैंने रुक कर उनकी आंखों में देखा। कल तो बहुत रौब दिखा रही थी। शराफत अली से उसकी शादी करवा कर रहूंगी। अब चलें। मैं वापस से हमदान का हाथ थामे जाने लगी। मैं तो उस शराफत अली को भी अंदर करवाऊंगी। शक्ल ना सूरत, नाम रखा बसंती। मैं गुस्से में जाने क्या क्या बक रही थी। हमदान ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने रुख मोड़ लिया। अरे, उस बेचारे को क्यों अंदर करवाओगी? उसने भला क्या किया है? अजी, ज़रा जल्दी से शराफत अली को उसके गांव भगाएं, उधर आने से मना करें। जाने इस नवाल को क्या हो गया है, बावली हो गई है। बड़ी भाभी भैया की तरफ पलटी। बड़े भैया जो अब तक सोफे पर बैठे थे, हम दोनों का तमाशा देख रहे थे, बड़ी भाभी के हुक्म पर तेज़ी से बाहर निकल गए। मेरी तौबा, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। शर्मिली की हिफाजत करना या अल्लाह। बड़ी भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी शर्मिली, मेरी बच्ची। उनके आंसू रवानी से गिरने लगे। मैं जाते जाते रुक गई। मैंने बड़ी भाभी का ये रूप पहली बार देखा था। मैं हैरान हुई। हमदान का हाथ छोड़कर भाभी की तरफ बढ़ी, फिर जोर से आवाज़ लगाई, शर्मिली, ज़रा भाग कर पानी लाना। मेरी आवाज़ पर जहाँ भाभी की रुलाई को ब्रेक लगा था, वहीं शर्मिली पानी का गिलास लिए हाजिर थी। भाभी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से अपना कान पकड़ा और सर झुका लिया। मेरे चेहरे पर जीत की खुशी थी।
भाभी ने मेरी साजिश समझ लिया था। जब ही मुस्कुराकर शर्मिली को प्यार से अपनी आगोश में भर लिया। शर्मिली, मैं खोजूंगी तुम्हारे लिए लड़का। बड़ी भाभी ने शर्मिली की पेशानी चूम ली। मेरे दिल में एक सुकून सा उतर रहा था। हमदान ने दूर से ही अपने हाथों से मेरी बलाएं ले डाली। शायद उन्हें मेरे ऊपर फ़ख्र हो रहा था कि मेरे ज़रिया रचा एक छोटा सा ड्रामा रंग ला गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हमदान और शर्मिली को भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ड्रामे में मेरा साथ दिया था। शर्मिली के चेहरे पर फिर से वही खुशियाँ दर आई थी जो पहले रहा करती थी। अपने आप में मस्त, अपने काम में मगन मगन सी शर्मिली। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक खूबसूरत सी कहानी लेकर वापस से हाजिर होती हूँ। जब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।